हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स अनलॉक। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी की पढ़ाई वापस वैसे ही चल रही होगी जैसे पहले चल रही थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको जो है वो अपन देख लेते हैं और फिर इसके बाद में फटाफट जो है वो अपन इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पर जो है वो ये मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं एक आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले कि एक तो हमारे पास में जैसे अपन जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कुछ चीजें जो है वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें, देखो मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी चीजें जो है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपन जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिय, है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे अपन सबसे पहले फर्स्ट बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। न्यूक्लियस की साइज की अगर अपन बात करें तो रेडियस से अपन बताते हैं इसको। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, जहां पर एक ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा क्या हमारे पास में आर नॉट, और फिर ये ए की पावर 1/3। और यहां से अगर अपन आर नॉट को देखें तो ये लगभग आपके पास में कितना होता है, 1.2 फर्मी होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो अगला है हमारे पास में दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई बात। तो यहां से अगर अपन देखें विच इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आप याद रखें इस चीज को। क्लियर है। चलो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारे पास में जो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ये याद रखना। ठीक है ना। अगर अपन बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी हमारे पास में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। तो यहां से अब हर एक न्यूक्लिय की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो यूरेनियम का हो, चाहे किसी का भी हो, वो याद रखना। जो लगभग हमारे पास में कितना आता है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑर्डर याद रखें, कई बार ऑर्डर पूछा जाता है तो 10⁻17 होता है। तो ये चीज याद रखें कि डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ इसको ऐसे लिख लो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, all types of element is same and its order is 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। और अगर इसको अगर अपन सेंटीमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा, 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी कुछ बेसिक जो तीन चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इसकी आप कुछ बेसिक चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको टाइप ऑफ न्यूक्लिय की बात कर लें, एक ये भी देख लेते हैं साथ में, टाइप ऑफ न्यूक्लिय, है ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिय, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिय। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें सबसे पहले फर्स्ट, एक तो अपन बात करते हैं आइसोटॉप्स, है ना। दूसरा अगर अपन बात करें आइसोबार्स। तीसरा अपन बात करें तो आइसोटोन्स। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो
जेड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इनके लिए जो है वो सेम एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, और इनके लिए जो है वो क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और कैसे निकाला जाता है ये, ए माइनस जेड से। कैसे निकाले जाएंगे, ए माइनस जेड से निकाले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में देखो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आप सभी को पता ही है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और डेल्टा एम, डेल्टा एम किसको बता रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा एम जो है वो हमारे पास में क्या है, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए ना, जेड एम पी प्लस एन इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो अपने पास होता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसको यहां से हटा देते हैं ये चीज, चलो इसको रहने दो। एक सेकेंड, ये आपके पास में हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। बाइंडिंग एनर्जी के बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर। और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये याद रखें, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर ए, इसके लिए होता है 26 Fe56। इसके लिए क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। किसके लिए, यानी कि आयरन के लिए। और जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, ये याद रखें, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन आपको पता होना चाहिए, है ना। जब एक लार्ज न्यूक्लियस इसमें कन्वर्ट हो जाए स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। व्हेन हैवी न्यूक्लियस अचीव स्टेबिलिटी बाय ब्रेकिंग इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और वहीं आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियस जो है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है, कंबाइन होता है, और रिजल्टिंग फॉर्म में जो है वो क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू क्या होती है, तो ये कई बार जो है वो अपन जब रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं, तो वहां पर अपन जो है वो एनर्जी रिलीज की फॉर्म में अपन जो है वो उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू वैल्यू क्या होती है, बेसिकली इट इज द थ्योरी रिलीज्ड आफ्टर न्यूक्लियर अचीव स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इट इज द थ्योरी, गलत लिखा है यहाँ पर, ये थ्योरी नहीं होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, यहां पर एनर्जी होना चाहिए था, एनर्जी लिख लेते हैं, इट इज द एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द न्यूक्लियर अचीव स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखें, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव when the reaction occur towards achieving more stability. If the q value of reaction, if q value of reaction is negative, इसका मतलब है कि reaction cannot occur as that product, and in that case of will be more stable than the reaction, ये ध्यान रखें। अब उसके बाद में आ जाता है, देखो अब ये सब चीजें आपको पता है, मैं एक बार बस ऐसे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। अब जैसे कि एक दे रखा आपको न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235, तो इसका ये फिजन रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, जिसमें अपने पास में कितने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूटन कितने इसके अंदर, 2.5। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सहायता से। और मास डिफेक्ट इज अबाउट 0.1% ऑफ मास फिजन न्यूक्लियस, ठीक है ना। कितना मास डिफेक्ट है इसके अंदर, 0.1%, क्लियर है। चलो अब आता है नेचुरल यूरेनियम। अब नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238,
235 कितना परसेंट होता है? 0.7%। और 238 कितना परसेंट होता है? 99.3%। और यूरेनियम 235 इजीली फिजनेबल बाय स्लो न्यूट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यूरेनियम 238 फिजनेबल विथ फास्ट न्यूट्रॉन। तो हम ये याद रखें कि जो 235 है वो जो है वो स्लो न्यूट्रॉन की वजह से क्या होता है? फिजनेबल होता है। और यूरेनियम 238 जो फिजनेबल होता है किसकी वजह से? फास्ट न्यूट्रॉन की वजह से। क्लियर है? चलो, तो ये चीजें हमारे पास में यहां तक क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास में एनरिक यूरेनियम। ठीक है ना? अब एनरिक यूरेनियम हमारे पास में कितना होता है? इट कंटेन्स 97% यूरेनियम 238 एंड 3% यूरेनियम 235। ठीक है? और उसके बाद में क्रिटिकल साइज और इसका मास, इट इज द मिनिमम मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ चेन रिएक्टर। अब उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल, number of neutrons available after fission and divided by number of neutrons available before fission। ठीक है ना? अपन ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अगर k इक्वल टू 1 आता है, k इक्वल टू कितना आता है? 1, तो चेन रिएक्शन इज स्टडी और सस्टेन। ठीक है? और अगर k ग्रेटर देन 1 आता है तो चेन रिएक्शन विल एक्सेलरेट रिजल्टिंग इन अ एक्सप्लोजन एज एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब के लिए याद रखें k की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। और k इक्वल टू जो 1 होता है वो उसके लिए अपने पास में चेन रिएक्शन कैसी होती है? स्टडी होती है। और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल अपन समझ सकते हैं क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। तो k इक्वल टू 1 के लिए एग्जांपल क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। और k ग्रेटर देन 1 के लिए एटम बॉम्ब। और k लेस देन 1 का मीनिंग होता है कि चेन रिएक्शन विल रिटार्ड एंड विल स्टॉप। ठीक है? अब ये आ चुका आपके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर, आप पढ़ चुके हो। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए k इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है ना? मॉडरेटर क्या होता है? कंट्रोल रॉड्स क्या होती है? कूलेंट क्या होता है? ये सब आप एक बार इसमें देख लेना। ठीक है ना? फिर ये भी देख लेना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ठीक है? ये इसको आप नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। अब रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन एक ही बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर लिख लेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। ठीक है ना? और टेम्परेचर लगभग अगर आप देखोगे तो 10 टू द पावर 7 केल्विन टू 10 टू द पावर 8 केल्विन। ठीक है? हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एन एटम बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो इससे भी ऊपर होता है। ठीक है? जो किस पे बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। और पेयर प्रोडक्शन, E माइनस एंड E प्लस। E माइनस होता है इलेक्ट्रॉन और E प्लस होता है पॉजिट्रॉन। पेयर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन गामा फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर पेयर एनिहिलेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होता है, दो गामा फोटोन क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है ना? और जिनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? तो ये थी हमारे पास में जो है वो इसके शॉर्ट नोट्स। अब आते हैं अपन सीधे जो है वो इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक चेन रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमारे पास में जो है वो यहाँ पर क्या है? E माइनस है। और देखो जैसे आपको दे रखा है 82x290 अल्फा, फिर इससे Y बना है। और फिर उसके बाद में ये E प्लस है, ये ध्यान रखना, ये E माइनस नहीं है यहाँ पर, ये जो है वो E प्लस है, E प्लस। और इससे जो है फिर जेड बना है, फिर बीटा माइनस, और फिर इससे पी बना है।
और फिर उसके बाद में E माइनस और फिर Q बना। तो क्या बोल रहा है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर emission state above, the mass number and atomic number of product Q, Q के लिए A की वैल्यू और Z की वैल्यू क्या होगी, सॉरी Q की वैल्यू और क्या पूछा इसमें यहाँ पर, द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर पूछा गया है। एक तो इसके लिए इसकी Z की वैल्यू और A की वैल्यू ये आप पूछेंगे। तो देखो सिंपल सा है, जब भी आपको अल्फा दिखे तो देखो जैसे क्या दे रखा है 82 290 x अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक मास नंबर में से क्या करो आप जो है वो 4 माइनस कर दो। एटॉमिक मास नंबर में से कितना माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो। पीछे कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 286, और इसमें से जो है वो कितना 2 माइनस कर दो, पीछे कितना बचा 80। तो ये मिल गया हमें क्या y, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या बोल रहा है, E प्लस बोल रहा है, तो E प्लस बोल रहा है तो E प्लस में अपने को क्या करना है, एटॉमिक मास नंबर को चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना, एटॉमिक मास नंबर को चेंज नहीं करना, बट एटॉमिक नंबर में अपने को क्या करना है, एक माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। फिर ये अपने को क्या मिल गया, Z मिल गया, ठीक है। और फिर अब उसके बाद में यहां से अपन आता है, आगे क्या दे रखा है बीटा माइनस, है ना, बीटा माइनस वही अपने पास में एक तरीके से E माइनस होता है। तो इसमें जो अपने को क्या करना है, एटॉमिक नंबर को चेंज, एटॉमिक मास नंबर को चेंज नहीं करना है, बट इसमें हमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। अब उसके बाद में अपने को क्या बोला है, E माइनस, तो E माइनस में जब भी देखो E प्लस हो E माइनस हो तो एटॉमिक मास नंबर को कभी चेंज नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में E माइनस इसमें एक और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 81। तो हमारे पास में एटॉमिक नंबर कितना है, पहले एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना है 286, और एटॉमिक नंबर कितना है 81, तो 286 और 81, इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64, the ratio of radius of two daughter nuclei respectively। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A की पावर 1/3 होता है सीधा सा। तो अपन सीधा लगा ले यहाँ पर, अपन R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास में कि ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 की पावर कितना 1/3। तो A1 कितना दे रखा है 125 और A2 कितना दे रखा है 64 की पावर कितनी 1/3। तो कितना हो जाएगा ये अपने पास में 5 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें एक्स एलिमेंट बताना है क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि रिएक्शन दे रखी है तो सबसे पहले हमें जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना अपने को, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एक ये, और दूसरा हमें याद रखना कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों को कंजर्व करके चलना, ठीक है ना। तो अब अपन आ जाते हैं यहां पर, क्या रिएक्शन दे रखी 11 Na22। अब ये जो भी x है छोड़ो अभी इसको, फिर प्लस, और क्या दे रखा आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा, ठीक है ना। तो अब इस पे चार्ज, सॉरी इसका अपन देखें तो मास कितना हो गया 0, है ना, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 1 हो गया, और फिर प्लस न्यू, तो ये तो न्यूट्रिनो पार्टिकल है, इसको छोड़ो। अब अपने एटॉमिक नंबर को बराबर करो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना 11 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 10 होगा, ये कितना होगा, ये 10 होगा। और फिर यहाँ देखो 22 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। तो 10 22, तो 10 और 22, तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट कौन सा हुआ, एक तो नियॉन हुआ पहले तो चीज, क्योंकि 10 नंबर पे नियॉन आता है, ये अब इसका आंसर होगा सेकंड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, है ना। न्यूक्लियस मास नंबर कितना दिया है 240 दिया, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट,
each of mass number 120, each of mass number 120, and binding energy per nucleon of unfragmented nuclei 7.6 mega electron volt, while that of fragment is 8.5 mega electron volt. So the total gain in binding energy in this process. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी अपने को निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही होगी रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो बात है अपन यहां पर तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है और रिएक्टेंट भी दे रखा है, तो बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों जो फ्रेगमेंट है उनका मास नंबर कितना 120 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 120 प्लस 120। ठीक है, और फिर अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी है? बाइंडिंग एनर्जी अपने को दी कितना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कितना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस अब रिएक्टेंट का मास कितना दे रखा था 240 मल्टीप्लाई, और इसकी जो है वो अपने को बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी है 7.6 दी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, 240 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना 2040, और फिर माइनस, और 240 को 7.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1824, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, आपके पास आ जाएगा कितना 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। अब देखो बोर मॉडल जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, है ना। बोर मॉडल जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है बताओ? बोर मॉडल जिनके पास में क्या होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है। तो सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम इसके पास भी सही है, ये भी सही है। ड्यूटेरॉन एटम, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन, तो ये नियॉन ये नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम भी होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बॉम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन्स एंड, अच्छा ये चीज बोल रहा है, तो देखो उसने क्या बोला है, तो 92 यूरेनियम 235 ये दिया है। ठीक है ना, इस पे बॉम्बार्ड किया है एक न्यूट्रॉन को, एक न्यूट्रॉन से, ये न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास में इसने क्या बोला आगे कि क्या जनरेट करता है क्रिप्टन कितना 36 और 89, और साथ में न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन, तो ये हो गया हमारे पास में 3 ये न्यूट्रॉन। ठीक है ना, और साथ में एनर्जी। दूसरा प्रोडक्ट क्या है ये हमें पूछा गया है, तो देखो ध्यान से, अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। सबसे पहले चीज तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 92 ये 36 है, तो 92 इस तरफ और इस तरफ 36, तो इसका मतलब अब इस तरफ कितने कम पड़ रहे हैं 56, तो हो जाएगा आपके पास में कितना 56। क्लियर है, और फिर इस तरफ कितना 89, और इस तरफ कितना 3, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन है ना, तो 3 89 और ये 3 कितना हो गया 92, और फिर इस तरफ कितना 235 और 1, 235 और 1 कितना हो गया टोटल इस तरफ 236 हुए, कितने हुए 236 हुए, तो इस तरफ भी कितना होना चाहिए 236 होना चाहिए, तो इसका मतलब 144 प्लस 89 और फिर प्लस 3, ये मिलाकर कितना होंगे आप जो है वो हमारे पास में 4 और 3 7 और 9 16, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 236, तो ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में कितना होना चाहिए 144, और वो कौन सा होगा वो बेरियम होगा। ठीक है, ध्यान रखें बस। एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर इसका ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सीधा है E इज इक्वल्स टू लगाओ कितना mc स्क्वायर। ठीक है, m कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, ग्राम को बदलो किलोग्राम के अंदर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई, और c स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 की पावर कितना 16, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा 9 4 जा 45 इंटू 10 टू द पावर 13।
ये जूल में आंसर आएगा। तो कितना हो गया आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल वही हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो इसके पास में कितना है, प्रोटॉन कितने हुए, 2, और न्यूट्रॉन भी कितने हुए, 2। कैसे निकाला, 4 - 2 इक्वल्स टू कितना, 2। तो इसके पास में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। दो तो प्रोटॉन हो गए और क्या हो गए, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, ये मैं करवा चुका हूं है ना, ये जब वापस रिपीट एक तरीके से, ये रिपीट है, ये अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, इसको आप वहां देख लेना, ये मैं करवा चुका हूं। ठीक है ना, चलो देखो इसको जब तक पानी पी लेता हूं। क्या कह रहा है, अ न्यूक्लियस ऑफ uranium decay at rest into 2 nuclei of thorium and helium। किस किस में कन्वर्ट हुआ ये, थोरियम और हीलियम में। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना, कितना, 92 यूरेनियम 238। ठीक है, किस में कन्वर्ट है, एक तो थोरियम में, ये थोरियम, और फिर किसमें, हीलियम में। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और इसका कितना हो गया, 90 हो गया, और ये कितना, 4, ये कितना हो गया आपके पास में, 234। ठीक है, अब जब भी रिएक्शन होती है तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्वेशन, कंजर्व रहता है बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से देखें तो थोरियम न्यूक्लियाई का मोमेंटम बराबर होगा किसके, हीलियम के, यही होगा, है ना। और अपन अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, p² / 2m। तो यहां से अगर अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मास ऑफ हीलियम इज लेस देन मास ऑफ थोरियम। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला, लेस बोला है, ये मोर बोला है ना। तो हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम is taken to be RAL, then the radius of tellurium 50 to 159। तो सीधा सा है ये तो बहुत आसान सा है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁴। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, किसकी पूछी है, ई की पूछी है, और ये डिवाइडेड बाय RAL इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 125 एंड डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 5/3 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास में RTE इज इक्वल्स टू 5/3 RAL, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3 Li7 and 2 He4 are 5.60 mega electron volt and 7.60 mega electron volt, ठीक है, respectively। In the nuclear reaction 3 Li7 plus 2 2He 2He4, ये ऐसे कैसे रिएक्शन दे रखी है, इसको एक मिनट रुको, रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है रिएक्शन के अंदर, एक सेकेंड, रिएक्शन में गड़बड़ है। वो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, मैं भी लिख रहा हूँ उसको वापस से, 3Li7 और ये भी यहाँ गड़बड़ है,
ये भी गड़बड़ है, इसको वापस से लिखते हैं, देखो करेक्ट करके लिख रहा हूँ मैं। ये 3Li7 हो गया और फिर प्लस ये है यहाँ पर 1H1 और ये 2He4 प्लस 2He4 और फिर प्लस और कितना यहाँ पर Q, ठीक है। और फिर बोला कि द वैल्यू ऑफ एनर्जी Q रिलीज्ड, ये Q की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, रिएक्शन में लिख लेता हूँ वापस। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3Li7 प्लस 1H1 gives 2He4 प्लस 2He4 प्लस Q, ये आपको दी गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q इज इक्वल्स टू वही एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना है ये, टू टाइम्स लिख ले, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, फिर माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, देखो 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 7 में से 3 चले जाएंगे पीछे, कितने बचेंगे 4 मल्टीप्लाई कितना 7.06, ठीक है। और फिर माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, फिर प्लस ये आपके पास में कितना हो जाएगा, लिथियम के लिए, लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 5.6, अब इसको सॉल्व कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है वो आप सॉल्व कर लेना, यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। ये 2 तो ये हो गया, और अगर हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना 4 है, तो ये 4 आ गया, ठीक है, 7.06। और हाइड्रोजन के लिए कितना, वो तो 0 हो गया, और लिथियम के लिए 5.6 इंटू इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास में आ रहा है कितना, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना हो जाएगा 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहा है, अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन से। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He4, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया, द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट अपने को दिया है, कितना दिया मास डिफेक्ट, यहां लिख लेते हैं, मास डिफेक्ट अपने को दिया है 0.02866 U। द एनर्जी लिबरेटेड पर यू, द एनर्जी लिबरेटेड पर यू पर AMU, ये पूछा है। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर, यही आएगा, है ना। और ये आपके पास में हो जाएगा 0.02866, और इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये आता है अपने पास में 26.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर एनर्जी लिबरेटेड पर यू, अपने को तो ये तो निकाल, ये तो एनर्जी है ना, अपने को निकालनी है एनर्जी लिबरेटेड पर AMU, तो वो अपने पास में हो जाएगा E अपॉन में A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो ये अपने पास में 26.68 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये अपने पास में, ये अपने पास लगभग आ जाएगा कितना 6 4 24, 6.678 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 6.675। नेक्स्ट, ये आप कर सकते हो, इन द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, है ना, ये तो अभी मैंने करवाया ऐसा, इसको आप कर सकते हो, है ना, सीधा लगाओ यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, तो ये हो जाना चाहिए आपसे।
ठीक है ना, ऐसा मैंने करवाया। इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 4.8 के आसपास आएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना। आप सीधे लगा लेना यहाँ पर आर ए एल या आर, इसका पूछा आपको, सी यू का पूछा, तो आर सी यू डिवाइडेड बाई आर ए एल इज इक्वल्स टू, इसका कितना दे रखा है आपने को, 64 दे रखा है, और फिर डिवाइडेड बाई इसका कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 4/3 है ना। और ये आर सी यू मल्टीप्लाई ये आपके पास में आर ए एल, तो ये हो गया आपके पास में 4/3 मल्टीप्लाई 3.6, तो 4 मल्टीप्लाई 1.2, तो आपके पास आंसर आ गया कितना, 4. चलो नेक्स्ट, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, क्यों, मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, ये भी नहीं है, गलत है। न्यूक्लियर ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, ये भी गलत है। फ्यूजन पूछा है ना यहाँ पर, एटॉमिक गेट आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, और लास्ट है काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सन, ये सही है, ये इसका आंसर है। समझ में आ रही बात, यानी कि जब भी कोलम्बियन रिपल्सन होता है ना, बिटवीन न्यूक्लियर, तो अपन बोलते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होगी वहां पर होगी, ये तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। समझ गए, यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन दी कोलम्बियन रिपल्सन between the nuclei is overcome, then the nuclear fusion then the nuclear fusion reaction takes place। ठीक है, और ये तभी होगा when temperature is too high, when temperature is too high। ठीक है, तो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम दी Coulomb repulsion between nuclei। Next, the power obtained in reactor using uranium-235 disintegration is 1000 kilowatt। The mass decay U-235 per hour is, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो एनर्जी, तो एनर्जी पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर अपन एनर्जी देखें तो एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना। और पावर कितनी दी है, 1000 किलोवाट, पावर कितनी है, 1000 किलोवाट, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1000 इंटू 10⁻3। ठीक है, यही तो आपको दे रखा है जूल। तो आपके पास में ओवरऑल कितना हो गया, ये 36 टाइम पर आवर दिया ना, पर आवर, तो पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई 3600 जूल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में लगभग कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना, 9 जूल। अब मास डिफेक्ट, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E अपॉन में सी स्क्वायर, ये कितना हमारे पास में 3.6 इंटू 10⁻9 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास में 9 इंटू 10⁻18, है ना। और यहाँ से पॉइंट हटाएं तो अपन 1 0 लगा सकते हैं, तो ये आपके पास में इससे कट जाएगा कितना, 4 टाइम्स, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास में लगभग कितना, 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, और फिर बचेगा कितना, 10। ठीक है ना, तो ये आपके पास में 19 हो गया, 19, तो आपके पास में लगभग आ जाएगा ये कितना, 40, ये से काट दो ना, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो लगभग आएगा आपके पास में 40 माइक्रोग्राम, या 40 इंटू 10⁻−10, ये क्या आना चाहिए, 4 है ना आपके पास में,
थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 40 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 4 आ रहा है यहाँ पे, 40 माइक्रोग्राम ये होगा इसका आंसर, 40 माइक्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर अपन ने 10 टू द पावर 18 लिखा है, 16 होगा, सॉरी, इस वजह से नहीं आ रहा है ना। हाँ, ये 10 टू द पावर 16, 8 का डबल 16 है ना, 16 होता है। तो यहाँ से ये आपके पास में कट जाएगा है ना, ये आपके पास में 10 की पावर 9 हो गया, और ये 10 की पावर आपके पास में ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो इससे कैंसिल आउट हो गया 1 और ये 10। तो ये आपके पास में ओवरऑल, इसको कैलकुलेट कर लेना आप एक बार, है ना, कितना आ रहा है ये आप चेक कर लेना, इसको मैं ज़्यादा कट कट नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख लेना इसको। ये 10 की पावर आपके 9 दे रखा है, ठीक है। और ये किलोग्राम के अंदर है, ये पूरा आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, ये वाला यहाँ पर। तो फिर अपने को इसको माइक्रो में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट when two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in fission, कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ये हमें बतानी है। तो देखो क्या बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम। तो पहले अपन लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को अपन क्या लिखते हैं 1h2। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, कितना है, 2 है ना, और इसका एटॉमिक मास नंबर भी कितना है, 2 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना दे रखा है इसके लिए, 1.1 दे रखा है। तो कितना है इसके लिए अपने पास में 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 हीलियम न्यूक्लियस, तो कितना 2He4, तो कितना एक ही है ना, 1 मल्टीप्लाई कितना एटॉमिक मास नंबर 4, और इसकी कितनी दे रखी है 7, तो कितना हो गया आपके पास में ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो अपन निकाल लेते हैं, 28 में से 4.4 को माइनस कर दो, तो पीछे आपके पास में कितना बचेगा 23.6, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका आंसर होगा 23.6। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² bombarded a heavy nuclear target of ZE, then the distance of closest approach। ये भी मैं करवा चुका हूँ ना, ये वापस रिपीट हुआ है। इसको आप देखिएगा किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इसको वापस देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ 3Li7, द मास ऑफ 3Li7 is 0.042 U less than the sum of the mass of all its nucleon. The binding energy per nucleon of 3Li7 क्या होगा, ये अपने को बताना है ना, नियरली। तो देखो सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी देख लेते हैं, है ना, कितनी है इसकी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7, तो वही mc² डेल्टा E इज इक्वल्स टू mc², है ना। तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.042, और c² की जगह अपन रख देंगे कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये अपने पास में आता है, कैलकुलेट करते हैं, ये आया अपने पास में 42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया, लगभग 42 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसमें न्यूक्लियन कितने 7 है ना। तो आपके पास में हो जाएगा डेल्टा EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए। तो कितनी है बाइंडिंग एनर्जी, ये हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा E से अपन डिनोट कर रहे हैं इसको,
तो कितना है 42 डिवाइडेड बाय कितना 7, तो हमारे पास में कितना आएगा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आसपास कौन सा है 5.6, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन फिजन ऑफ यूरेनियम 235 द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कितना होगा इसका 0.1%। अभी इसको याद रखो, ठीक है। जब भी यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है तो परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी है ना, कितना परसेंटेज मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो होता है कितना 0.1%, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, व्हेन 92 यूरेनियम 235 undergo fusion 0.2% of its original mass is changed into energy. How much energy is released if 1 gram of 92 यूरेनियम 235 undergo fusion? और क्या बोला गया, नेक्स्ट एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन रिएक्शन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद रखें, इस रिजल्ट को याद रख सकते हो आप, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235। तो एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। और कितना परसेंट बोल रहा है, 0.2% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी। तो कितना 0.2%, तो 0.2% को अपन क्या लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 100, और कितना 1 ग्राम है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया। और फिर मल्टीप्लाई कितना हमारे पास में c स्क्वायर, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर देखो किस में दे रखे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, मेगा, मेगा यानी कि 10 की पावर कितना 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर आएगा कितना 11.9, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा 11.9 इंटू 10 टू द पावर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स व्हिच हैव देयर वेलोसिटी इन द रेशियो 8:1। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, उनके न्यूक्लियर साइज का रेशियो क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी अपन यहाँ पे देखते हैं कि फ्यूजन वगैरह होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर होता है ना। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन से चलते हैं। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं अपन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली तो रेस्ट पे, तो कितना 0, इनिशियल मोमेंटम के लिए अपन क्या देखते हैं, रेस्ट पे, तो 0। और फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपके पास में a1 v1 प्लस a2 v2। यहाँ अपन मास को किससे लिख रहे हैं, a से लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में a1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस a2 v2, ठीक है। और यहाँ अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड लें, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में क्या v2 अपॉन में v1। और क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटीज का रेशियो दिया है, यानी कि v1 अपॉन में v2 कितना दिया है 1 अपॉन में 8 दिया है। तो ये v2 अपॉन में v1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 8:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेडियस जो होती है वो क्या होती है, a की पावर 1/3, ये प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइज की बात कर रहा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेडियस को यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 की पावर कितनी 1/3। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 1 की पावर 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, सॉरी a1 अपॉन में a2, ये होगा a1 अपॉन a2, और अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये दे रखा है आपको कितना, यहाँ पर भी गड़बड़ है, दो जगह।
ये दे रखा आपको कितना 8:1, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 1:8, और यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 1/8, तो कितना आ जाएगा 1/2, इनके आगे रेशियो 1:1:2 कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ 92 यूरेनियम इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है आपको, वैसे भी पता ही है। द नंबर ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू प्रोड्यूस पावर ऑफ 1 किलो वाट, 1 किलो वाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमें नंबर ऑफ फ्यूजन जो है वो बताना है कि क्या होंगे, ये अपने को जो है वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ये बताओ इसको कैसे किया जाएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही है ना, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखें इसको भी, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि देखो पर फ्यूजन है ना, अब ये याद रखो आप, देखो एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ 92 यूरेनियम 235 कितना होता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो इसके लिए आप याद रखना कितना 3.125 इंटू 10 to the power 13, 3.125 इंटू 10 to the power 13 फ्यूजन, इतने फ्यूजन की जरूरत होगी। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा। नेक्स्ट, when an electron positron pair annihilates the energy released is about, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर एनिहिलेट होते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जब भी हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनिहिलेट होते हैं तो 2 फोटोन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनका क्या होता है, एनिहिलेशन होता है, एनिहिलेशन होता है, तो हमेशा ध्यान रखें कितने 2 फोटोन क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। कितने फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, 2 फोटोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होती है, जिनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के। क्लियर, तो अपन अगर यहां से जो है वो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन चले तो E इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन या फोटोन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। और यहां पर हमारे पास में ये एम ई स्क्वायर, एम ई इंटू सी स्क्वायर, और फिर प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा किसके, 2 me सी स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो, तो E इज इक्वल्स टू कितना, 2 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 to the power -31, और फिर मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 to the power -13 जूल, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एटम बॉम्ब द एनर्जी इज रिलीज बिकॉज ऑफ दी, किसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ क्या उसका आंसर होगा, बताइए कौन सा यूरेनियम होता है, कौन से यूरेनियम की वजह से, बोला इन एटम बॉम्ब, है ना, एटम बॉम्ब के अंदर, बताओ आपने पढ़ा है ये चीजें, तो इसका आंसर बताइए। देखो एटम बॉम्ब में सबसे पहली चीज तो ये मैंने आपको बताया था, एटम बॉम्ब के लिए क्या बताया था, एक तो चीज एटम बॉम्ब में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, चेन रिएक्शन होती है, और कौन सी चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, जिसके लिए K इज ग्रेटर देन कितना होता है, 1 होता है ना।
और इसमें जो अपन यूरेनियम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, 92 यूरेनियम 235। और ये कैसा यूरेनियम है, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बता रखी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो 235 इज इजीली फिजनेबल, इजीली फिजनेबल, ये इसलिए अपन जो है वो इसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर अगर अपन लिखेंगे तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि चेन रिएक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड 92 यूरेनियम 235, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूट्रॉन रेशियो, किसके लिए जो है वो हाईएस्ट न्यूट्रॉन रेशियो होगा, हाईएस्ट न्यूट्रॉन रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो इसमें हम देखें तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, तो अगर अपन 235 में से 92 माइनस करते हैं तो पीछे बचते कितने, 143, है ना न्यूट्रॉन रेशियो। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 143 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितना हमारे पास में 92, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.554, सेकंड ऑप्शन में आता है। इसमें कितना है, 16 में से 8 चला जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे 8, और इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं 8, तो अपने पास में कितना आया 1 आया। तीसरा, इसमें थर्ड ऑप्शन में हीलियम में कितने जो न्यूट्रॉन है 2, और प्रोटॉन भी कितने 2, तो इसका रेशियो कितना आया 1। और चौथा ऑप्शन, इसमें कितना है 56 में से 26 माइनस कर दोगे तो पीछे कितने बचेंगे 30, और डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 26। तो अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 26 से तो आता है आपके पास में 1.15। तो किसका होगा हाईएस्ट, हाईएस्ट न्यूट्रॉन रेशियो, तो फर्स्ट का होगा। तो 92 यूरेनियम 235 का प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे निकालना है, तो न्यूट्रॉन को डिवाइड कर दो किससे, प्रोटॉन से, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपको दे रखी है। मेरे को इस न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन को मेरे को थोड़ा सा सही करना होगा, क्योंकि ये मुझे इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो ये तो दे रखा है x 200 है ना, और ये दे रखा है a 110, 110 है, ये 110 है, 110, ठीक है। और ये b जो है वो दे रखा है आपको 90, b 90 है। मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा हूँ, ये 90, ठीक है, और फिर प्लस एनर्जी, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अपने पास में क्या पूछा गया है, इसको भी अपन जो है वो एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लगभग वही है। x 200 है और फिर गिव्स a 110 और फिर प्लस b 90 और एनर्जी रिलीज, ठीक है। ओके, अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर x a एंड b आर 7.4 8.2 एंड 8.2, ये दे रखा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी, तो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यानी कि मास डिफेक्ट लगा लो, मास डिफेक्ट, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, है ना। अब आते हैं अपन सबसे पहले प्रोडक्ट पे, एनर्जी ऑफ सॉरी मास, प्रोडक्ट का मास कितना है 110 प्लस 90, 110 प्लस 90, और इन के लिए कितनी दी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2, तो 8.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर माइनस इसका कितना दिया 200, 200 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना 7.4 से, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 200 कॉमन आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और 8.2 माइनस 7.4, तो E इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 200 इंटू 0.8,
तो सॉल्व करने पे अपने पास में कितना आएगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं इन क्वेश्चनों को। The number of beta particle emitted by radioactive substance is twice. Number of beta particle emitted by a radioactive substance is twice. So the number of alpha particle emitted by it, the resulting daughter is n. तो ये आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि number of beta particle emitted by a radioactive substance is twice the number of alpha particle. जैसे कि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है XZA, ठीक है ना, और ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल निकालता है। इसका मतलब इसको अपन क्या लिखेंगे, जो नया प्रोडक्ट बनेगा मान लिया वो y, तो Z-2 और a में से कितना माइनस करेंगे 4। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस, ये लो ट्वाइस कर दिया नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये तो चेंज नहीं होगा ना, a-4 ही रहेगा। और इसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दो ऐड कर देंगे, दो ऐड करोगे तो जेड से जेड कट जाएगा, तो पीछे सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा, जेड बचेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये क्या होगा मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये जेड हो गया, ये a-4 हो गया, a में से 4 माइनस कर दो, ठीक है, और ये अपन ने कुछ भी नाम दे दिया y x, इसको नाम दे दो कुछ भी, p नाम दे दो, ये कोई p नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ, ओवर x सॉरी x और p के बारे में, x एंड p क्या हो गए, x एंड p इनका रिलेशन क्या हुआ आपस में, तो देखो इनका z तो सेम है ना, इनके लिए z क्या है, सेम, तो z सेम है, तो इसका मतलब क्या बनेंगे, ये आइसोटॉप बनेंगे, क्या बनेंगे, आइसोटॉप, क्लियर है, आइसोटॉप ऑफ पेरेंट। नेक्स्ट, अब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, ये सबको पता होना चाहिए, इसका तो क्लियर आंसर हो जाएगा, ये है ना, हाईएस्ट जो है वो किसकी होती है, आयरन के लिए होती है, Fe56 है ना, 26 Fe56, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई is measured to be twice the radius of beryllium, the number of nucleon in germanium। ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप कर लेना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको होमवर्क डाल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ helium is 28 mega electron volt. If two deuterons are fused to form one helium, then the energy released। तो क्लियर है, देखो क्या बोल रहा है, दो ड्यूट्रॉन मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, तो 1H2 plus 1H2 gives 2He4। तो अब एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, तो हमारे पास में देखिए हीलियम की कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट में कितनी 28 है, और फिर माइनस ये कितना है 2 है, और एक की कितनी दी है 2.2 दी है, तो 28 माइनस 4.4, तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। सो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल, न्यूक्लिय का फ्यूजन कब पॉसिबल होता है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम डिक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अगर अपन ग्राफ देखें, ये एटॉमिक मास नंबर और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये होता है। तो इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है ना, ये मैक्सिमम होता है, ये यहाँ पर अगर अपन देखें ये, तो ये कितना होता है, ए बराबर में 56 होता है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, फ्यूजन होता है इस तरफ, और इस तरफ क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो क्या कह रहा है, डिक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, इंक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, बिल्कुल डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरफ क्या होता है, जो है वो फ्यूजन होता है, तो अपने को फ्यूजन वाली साइड में सोचना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे।
इन द रिएक्शन 1H2 1H3, इस रिएक्शन में भी मुझे जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको भी जो है वो मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ फटाफट, इस क्योंकि जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ दे रखी है। 1H2 सही है और 1H3 गिव्स 2He4, ये He4 होना चाहिए यहाँ पर, 2He4, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप लगाओगे तो 2He4, ठीक है ना। और फिर प्लस 0 and 1, फिर दे रखा है, अच्छा देखो ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, देखो इफ द बाइंडिंग एनर्जी, इफ द बाइंडिंग एनर्जी 1H2 1H3 एंड 2He4, ये भी 2He4 करो इसको भी, यहाँ पर भी ये आपके पास में तो हो जाएगा कितना, 2He4 आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ सवाल है नहीं खास, हो जाना चाहिए। तो द बाइंडिंग द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज, तो एनर्जी का पूछा गया है, सीधा सा आप लगा सकते हो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी, है ना। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, तो क्या हो जाएगा, कितना दिया है, सी माइनस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी। चलो तो C माइनस ए माइनस बी, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, MP denotes the mass of a proton and that of neutron, a given nucleus of binding energy B contains Z protons and neutrons, the mass M of nucleus is given by, ये तो एक तरीके से फॉर्मूला टाइप हो गया, आप देखो तो, है ना। यहाँ पर भी एक इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये प्लस है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। तो अब मास पूछा गया ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, ये देखो, कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी, इसको अपन देखेंगे तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड, जेड एम पी प्लस एन एम एन, और फिर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिखते हैं। तो ये पूछा गया मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, जेड एम पी प्लस एन एम एन, और फिर माइनस बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग पर न्यूक्लियन है तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर। The nuclei of which one of the following pairs of nuclei are isotones, है ना, कौन आइसोटोन्स होंगे। तो सबसे पहले आइसोटोन्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं 74 माइनस 34, तो रिमेन कितना हो गया हमारे पास में 40, और दूसरा क्या दे रखा है, ये तो किसका हो गया, सेलेनियम के अंदर हो गया, और गैलियम के लिए 71 माइनस 31 कितना हो गया, 40 हो गया, तो यही करेक्ट होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 and that of neutron is 1.0087, the binding energy of 2He4, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अब इसको मैं क्या बताऊं, मतलब आप खुद ही कर सकते हो, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए, सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 1.0073, फिर प्लस 2 इंटू 1.0087, ठीक है, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे अपन, कितना 4 पॉइंट कितना दिया है, अच्छा इसका यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, 4.0015,
ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, और ये अपने सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 0.0307, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 931 से, तो डेल्टा ई बराबर में ये हमारे पास में आएगा कितना, 28.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 28.5 यानी 28.4। इसका थर्ड ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर। ये आपको इसका डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अगर अपन देखें वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्या होता है, क्यूब के, रेडियस के जो है वो क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही होगा, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, और इसका क्या करेंगे अपन, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में कितना होता है, 10⁵ होता है, तो फिर इसका अपन क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इस तरफ न्यूक्लियस और फिर वॉल्यूम ऑफ एटम, ओवरऑल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या आंसर होगा इसका, 10⁻15। ठीक, नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलिए ये थे आपके प्रीवियस ईयर के एआईपीएमटी नीट, है ना, एएफएमसी में आए हुए कुछ क्वेश्चन जिनकी हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, इनको आप वापस से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, क्लियर। चलो, तो इसके नोट्स भी मैं जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके अपलोड कर दूंगा, ये पूरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स के जो पीवाईक्यूज हैं उसको अपन करेंगे, ठीक है। तो आप भी साथ साथ में इसको करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।